हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका लेक्चर नंबर 2। ओके, कल हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था। तो लेक्चर नंबर 1 में सेल होता क्या है ये देखा हमने। साइंटिस्ट के बारे में, किसने सेल के बारे में जाना, किसने खोज की, और माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया, माइक्रोस्कोप किसने बनाया। सेल साइज हमने पढ़ा था, प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ा हमने। ओके, एंड उसके बाद सेल्स का 4 मेन पार्ट था, वो हमने डिस्कस किया। ओके, नाउ टुडे और थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। ओके, सो टुडे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे, ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग, छोटे छोटे लिविंग थिंग जो हमें हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं उन्हें। ओके, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड? अकरेंस, नाउ हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? हर जगह। अर्थ की बात करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करेंगे तो वर्ल्ड में, अर्थ में हमें हर जगह, आप जो जगह इमेजिन कर सकते हो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ऑल अराउंड अस। एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में, सीवेज में, गार्बेज में, एज वेल एज इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दैट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो। ओके, ह्यूमंस, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह प्रेजेंट है। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात है, कुछ खास बात है। ओके, क्या खास बात है? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अकेले ही रहते हैं, उन्हें अकेले रहना पसंद है। ओके, सॉलिटरी, दैट इज द सॉलिटरी। कुछ ऐसे हैं जो सिंगल रहेंगे, अपना अकेले रहो, मस्त रहो। बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल इज अमीबा, पैरामीशियम। सी आप देख सकते हो पिक्चर अमीबा और पैरामीशियम का। ओके, ये अमीबा है, दिस इज द पैरामीशियम। ओके, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कॉलोनीज में रहना पसंद है, दैट इज द ग्रुप में, उन्हें ग्रुप में रहना पसंद है। ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स में। कुछ हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे डेड प्लांट्स और एनिमल्स में भी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें ऑब्जर्व करना है। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करना है, आप स्कूल में जाते हो ना, स्कूल में आपके साइंस लैब होगी, साइंस लैब में आप क्या कर सकते हो? माइक्रोस्कोप में देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि आप ब्रेड का पीस ऐसे ही हम खुला रख देंगे या डिब्बे में रख देंगे या भाकरी को, और 2 to 3 days बाद ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें वाइट लेयर दिखेगी ना, एक कॉटन लाइक लेयर, दैट इज द फंगस। वो फंगस रहता है। ओके, तो आप उस फंगस का थोड़ा सा पार्ट लेकर, ग्लास स्लाइड में लेकर आप उसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ओके, या तो आप क्या कर सकते हो, मडी वाटर, जो गंदा पानी, बारिश का टाइम है अभी तो आपको इजीली पानी मिल जाएगा। ठीक है, मडी वाटर ले सकते हो, या तो आप वाटर, स्टेगनेंट पडल वाटर भी ले सकते हो और उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको दिखेंगे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, बैक्टीरियाज दिखेंगे। और थर्ड आप कर सकते हो योगर्ट, घर में तो रहता है, ये दही थोड़ा सा ले सकते हो, उसे ग्लास स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप में देख सकते हो तो उसमें भी आपको बैक्टीरियाज दिखेंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसा है? आपको यहाँ पर इतने सारे वैरायटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायग्राम है, पिक्चर है। ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस, वो ग्रो होता है ब्रेड में, और स्टेगनेंट ऑफ एल्गा, पॉन्ड्स में, पानी के यहाँ पे, या बारिश है जिसे हम काई कहते हैं, एल्गा ग्रो होता है। ओके, ये क्या है? मल्टी सेलुलर रहते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने, फंगस हो गया, एल्गे हो गया। ओके, हाउएवर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, वो यूनिसेलुलर है, एक सेल से ही बने हैं। डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको दिया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक। जैसे कि हम ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल है ना, मतलब हमारे में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स से हमने देखा था, साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियोइड था, सॉरी साइटोप्लाज्म था, उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस था, गोल्गी बॉडीज था, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम था, न्यूक्लियस था, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड था, क्लोरोप्लास्ट था प्लांट्स में। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर थे, मेम्ब्रेन बाउंड थे, मेम्ब्रेन थी उनके, एक लेयर थी। बट
प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो सिंपल प्रिमिटिव सेल रहते, पुराने सेल रहते हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियोइड रहता है। और हमारा न्यूक्लियस कैसे प्रॉपर मेम्ब्रेन में रहता है, इनका न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में ऐसे फैला हुआ है। सेल वॉल रहती है, सी कैप्सूल है, फ्लैजिलम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेल लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करती है। फ्लैजिलम मूवमेंट करने में हेल्प करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फ्लैजिलम की हेल्प से जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, ये सब ये प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रॉपर प्रेजेंट नहीं रहता और सेल ऑर्गेनल भी नहीं रहते, ओके। प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव, इन्हें प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। नाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे होते हैं, वो बढ़ते कैसे, फटाफट मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत फास्ट, आपको विद इन अ सेकेंड बहुत जल्दी वो मल्टीप्लाई होते हैं, इनका नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, ओके। और एज अ ह्यूमंस को डेवलप होने में, ग्रो होने में, ओके, 9 मंथ्स लगते हैं ना, 9 मंथ्स बाद ही हम मतलब हमारा ग्रोथ होता है। बट हम अंदर तो ग्रोथ होती रहती है, बट 9 मंथ्स लगते हैं ना हमें। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फटाफट डिवाइड होते हैं, ग्रो होते हैं फटाफट, एकदम स्पीड में, विद इन अ सेकेंड, ठीक है। तो हमें देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बट कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेंगे, मतलब कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है, एडवर्स कंडीशन है, ओशन फ्लोर है, आइस पोलर रीजन है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, इन सब जगह भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बट कुछ ऐसे रहते हैं जो उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को कवर कर लेते हैं, अपने अराउंड कवरिंग कर लेते हैं और अपना लाइफ प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। और जब फेवरेबल उनके अकॉर्डिंग वो कंडीशन आएगी, वो इन्वायरमेंट आएगा, तो वो अपनी ग्रोथ करते हैं, ओके। नाउ वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, मीडियम क्या है, सॉइल, वाटर, डिकेइंग मैटर, मतलब कोई सड़ा गला चीज़ है वहाँ भी ग्रो हो जाएंगे। टेम्परेचर उनको कितना चाहिए, 25 to 37 इन बिटवीन, इस टेम्परेचर में वो ग्रो हो जाएंगे। न्यूट्रिशन, खाना क्या चाहिए उन्हें, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट लाइक एल्गा, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, ये सब उन्हें चाहिए। एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट में वो ग्रो होंगे, मॉइस्ट, थोड़ा सा हल्का मॉइस्ट रहेगा, गीला रहेगा, ह्यूमिड रहेगा, वार्म। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्टोरी है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मॉइस्ट प्लेस में ग्रो होंगे, कुछ ह्यूमिड प्लेस में, कुछ है जो वार्म प्लेस में ही ग्रो होंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू द शेप और लाइफ प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज एल्गा, फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरसेस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, अंडरस्टूड। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ओके। सो अभी हम डिस्कस करने वाले यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे कर्ड में बोलते हैं ना, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे गट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ओके। हमारे कर्ड में, हमारे मिल्क में बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस ना, वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए। लैक्टोबैसिलस डाइजेशन में अच्छा होता है, वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कर्ड में भी बैक्टीरियाज होते हैं, दैट इज़ द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो यूजफुल है। और आपने सुना होगा कि रूट नोड्यूल्स होता है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाती हूँ मैं रूट नोड्यूल का। रूट नोड्यूल्स होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में, मीन जो पॉड के अंदर सीड्स रहते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो, जैसे कि पी हो गया, मटर हो गया, पॉड रहता है ना, पॉड के अंदर वो बीज रहते हैं, मटर रहते हैं, ठीक है। उनमें क्या, फेन्यूग्रीक हो गया, उनमें रूट में ना नोड्यूल्स रहते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो वो भी, वो मतलब क्या करते हैं रूट नोड्यूल्स, वो एक जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, रूट नोड्यूल्स का उनका काम क्या है, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो ये यूजफुल बैक्टीरिया का काम है, अंडरस्टूड। सी यहाँ पर आपको, आप टेक्स्ट बुक जब रीड करोगे तो उसमें आपको दिया भी है। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं गार्बेज को, ठीक है। माइक्रोब्स जो सॉइल्स में, डंक्स में एक्सेट्रा डिकम्पोज करते हैं गार्बेज को, किस लिए, ताकि फूड मटेरियल उन्हें मिल सके। और जो हमारा इन्वायरमेंट है और उससे वो मैन्योर प्रिपेयर करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजेशन बनता है। सॉइल डंक, जो भी हमारा सॉइल डंक है, पील है, छिलका है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ये सब को क्या करते हैं, डीके कर देते हैं वो ऑर्गेनिज्म, और एक अच्छा सा मैन्योर, बेस्ट क्वालिटी का मैन्योर तैयार करते हैं और सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं, ओके, अंडरस्टूड।
और आप पी और बीन या तो फेन्यूग्रीक प्लांट्स का आप रूट्स देखोगे ना, फेन्यूग्रीक मेथी का रूट देखोगे तो उसमें छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर है, वो नोड्यूल्स है। उसमें वी सी दैट द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल्स में रहते हैं, दोज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, और वो रूट नोड्यूल्स में भी रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया फॉर्म में, क्योंकि जो प्लांट्स है ना वो डायरेक्ट जो नाइट्रोजन N2 प्रेजेंट रहता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, उस डायरेक्ट नाइट्रोजन को वो नहीं लेंगे, तो वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया फॉर्म में और प्लांट्स उसे लेते हैं, और नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है वो देखेंगे हम। फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब केमिकल प्रोसेस है, वो एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं एक टाइप कार्बन कंपाउंड को दूसरे टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड में। ओके, किस एक्शन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। मतलब जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड से वो शुगर बनाते हैं ना, शुगर भी एक C6H12O6, तो मतलब एक कार्बन से कन्वर्ट हुआ दूसरे सब्सटेंस, एक कार्बन सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ दूसरे कार्बन सब्सटेंस से। आप ध्यान से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स के कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, दैट इज C6H12O6। तो एक कार्बन सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ ना दूसरे कार्बन सब्सटेंस में। फर्मेंटेशन में भी सेम वैसा ही होता है, एक कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होता है दूसरे कार्बन कंपाउंड में with the help of microorganism, by the action of a microorganism, that is called the fermentation. हीट, इस प्रोसेस में क्या हीट जनरेट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर गैसेज रिलीज होती है। ओके और इससे क्या होता है, गैसेस कॉज इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि इडली का बैटर मम्मी ने रात को रखा तो आप सुबह देखते ना वो बहुत सारा पूरा फुल हो जाता है बर्तन में। ओके तो ये फर्मेंटेशन ही है, राइज हो जाता है। इडली बैटर आर सीन टू री राइज, इस प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं हम योगर्ट बनाने में, मिल्क से अल्कोहल बनता है, फ्रूट से, ग्रेन से, ब्रेड बनता है आटे से, ठीक है। और एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? और कभी कभार ऐसा होता है, सी समटाइम्स जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या देता है हमें, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है, मेडिसिन देता है ना, तो उस मेडिसिन में क्या रहता है, वो मेडिसिन से हम ठीक हो जाते हैं। उस मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स रहते हैं, मतलब वो जो उस पैथोजन को किल करेगा, उसके अंदर ऐसा चीज़ रहता है जो पैथोजन को किल करेंगे। पहले के टाइम पे जो फर्स्ट ड्रग मतलब मेडिसिन ही होता है। ओके, फर्स्ट ड्रग था जो पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। ओके, पेनिसिलिन आया था, फर्स्ट ड्रग था। अभी तो वो बैन है, अभी हम यूज़ नहीं करते, बट पहले पेनिसिलिन ही यूज़ करते थे मोस्टली। ओके वो क्या करते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल पैथोजन्स है, उसको किल कर देता है और उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, उसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हो और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगी। ओके, दैट इज़ द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स की हेल्प से ही एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होता है। वो हमारे बॉडी में क्या करेंगे, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, हार्मफुल फंगस है, हार्मफुल पैथोजन है, उसे किल कर देता है। ओके, डिजीज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, क्लोरेला हो गया, ठीक है, which were considered incurable have now come under control because of antibiotics। पहले तो उसका कोई इलाज नहीं था बहुत पहले, बट अभी उसका इलाज आ गया, एंटीबायोटिक्स की हेल्प से ठीक हो सकते हैं। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स जिन्हें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक्स की हेल्प से वो भी ठीक होते हैं। प्लांट्स में भी एंटीबायोटिक्स दिया, प्लांट्स को भी एंटीबायोटिक्स दिया तो वो भी ठीक होते हैं। अंडरस्टूड? अभी बट एंटीबायोटिक्स हमें विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। इवन अगर हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, हम जाते हैं मेडिकल से मेडिसिन ले लेते हैं, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमें किस चीज़ की एलर्जी है, एलर्जी भी हो सकता है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही हमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अंडरस्टूड? वैक्सीन क्या होता है आपको पता है? वैक्सीन प्रोड्यूस करते लेबोरेटरी में रिसेंटली तो नहीं, कुछ टाइम हो गया, कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए वैक्सीन सब नहीं लगाई थी, किसी ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन ये सब लगाया था ना। बट वैक्सीन बनता कैसे है और वैक्सीन हमारे अंदर जाके काम क्या करता है आपको पता है? आपके बुक में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। वैक्सीन लेबोरेटरी में बनता है, किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से, जो हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं उस डिजीज़ के अगेंस्ट, ताकि हम उस डिजीज़ से फाइट कर सकें। लाइक कोरोना वायरस था ना, कोविड था, कोविड में कोवैक्सीन, कोविशील्ड सब ने लगवाया थी, तो वो
कोविशील्ड और कोवैक्सीन क्या था, आपने बचपन में पोलियो भी पिया ना, तो पोलियो में क्या करते हैं, जो पोलियो के वायरस, पोलियो का जो बैक्टीरिया है उसी को हमारे बॉडी में इंसर्ट करते हैं, हमारे बॉडी में लगाते हैं, बट वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते, वो इनएक्टिव फॉर्म में, या तो किल फॉर्म में रहते हैं, मरे हुए फॉर्म में रहते हैं, किलिंग फॉर्म में, या तो वो जो बैक्टीरिया है पोलियो का बैक्टीरिया वो मरे हुए फॉर्म में रहेगा, या तो वो मतलब कुछ काम ही नहीं कर सकेगा, उस फॉर्म में रहेगा। तो जैसे ही वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करेगा, वो वैक्सीन है ना पोलियो का, जैसे ही पोलियो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हुआ तो हमारी बॉडी को एक फॉरेन पार्टिकल, एक अजनबी सी चीज़ मिली ना कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं, ये आया है, तो अभी इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, इससे एंटीवायरस बनाएंगे, एंटीबैक्टीरियल बनाएंगे कि इनसे लड़ सके, हमारी बॉडी इससे फाइट कर सके, जो फॉरेन पार्टिकल आए, बाहर का चीज़ है, उससे लड़ सके, तो उसके अगेंस्ट वो एंटीवायरसेस, एंटीबैक्टीरियाज जो भी है वो क्रिएट करेंगे, तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सकेगी। अंडरस्टूड। तो ऐसे वैक्सीन बनाई जाती है, जैसे कि कोरोना की कोविशील्ड वायरस था ना, तो एंटीवायरस हम कोरोना का जो कोविड का ही था, सॉरी, जो कोविड का जो वायरस था वो ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया, बट वो किलिंग फॉर्म में था या तो इनएक्टिव फॉर्म में था, कि मतलब वो हमारे बॉडी को हार्म ना कर सके उस फॉर्म में था, बट वो हमारे बॉडी में गया तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, वो एंटीवायरस प्रोड्यूस करेगी जो उससे लड़ सके। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो पोलियो का वायरस है, वो कोविड का वायरस आएगा, तो हमारे बॉडी को पता है कि पहले आ चुका है, तो अभी इसके अगेंस्ट एंटीवायरस क्रिएट करना है और फाइट करना है, इससे लड़ना है। अंडरस्टूड। ठीक है। नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें हार्म करते हैं। ठीक है। अगर आप जार्स, पिकल का जार या जैम्स का, मुरब्बा का ओपन करोगे बहुत टाइम के बाद, तो उसमें राउंड लेयर वाइट दिखेगी ना, वाइट और ब्लैक छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, ओके, सरफेस में। और आपने सुना होगा गर्मी के टाइम में खाना भी जल्दी ख़राब हो जाता है, मिल्क भी अगर हम उसे बॉईल नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, या तो फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी में वो उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क में जल्दी से ग्रो करते हैं, ओके, और वो मिल्क को स्पॉइल कर देते हैं। तो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और अगर हमने वो फूड खाया तो हमें फूड पॉइजनिंग होती है, जो कि हमें ही हार्म होते हैं। ठीक है। तो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। नाउ हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज द पैथोजन और डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन इज नथिंग बट द डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द डिजीज in the humans and plants and animals is called the pathogen. पैथोजन क्या है, प्रेजेंट रहते कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ में, जहाँ पे गंदगी रहेगी, सीवेज रहेगा, डर्ट रहेगा सराउंडिंग में, वहाँ पर हमें पैथोजन देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन अ फूड लेफ्ट अनकवर्ड इन अनहाइजीन, और जो खाना है अनहाइजीन कंडीशन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, वो कवर्ड नहीं है, वहाँ पर भी हमें पैथोजन देखने को मिलते हैं। ओके। इफ सच कंटामिनेटेड फूड और वाटर हम कंज्यूम करेंगे तो ऑफकोर्स हम बीमार ही होंगे, और होते भी हैं ना, जैसे कि टाइफाइड होता है, क्लोरेला होता है, हेपेटाइटिस होता है। पैथोजन क्या होते हैं, वो एयर में रिलीज होते हैं, और व्हेन अ पर्सन हैविंग एन इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जब हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम होता है तो वो क्या इन्फेक्शन होता है, तो हम स्नीज करते हैं तो कफ हो जाता है, हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है ना, अगर वो हमने प्रॉपर अनहाइजीन फूड खाया या एयर में वो पैथोजन है तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और हमें हार्म करते हैं। जैसे मॉस्किटो रिप्रोड्यूस इन मॉस्किटो कहाँ पर, जैसे कि गार्बेज है, ड्रेन है, स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ पर मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस होते हैं, मॉस्किटोज के नंबर वहाँ पर इंक्रीज होते हैं, पानी में ही मोस्टली। ठीक है। तो मॉस्किटोज से हमें मलेरिया, डेंगू होता है, येलो फीवर होता है, चिकनगुनिया होता है, ये सब मॉस्किटोज की वजह से होता है, और जो कि फीमेल मॉस्किटो हमें बाइट करती है तभी होता है, फीमेल मॉस्किटोज के बाइट करने से ही होता है। ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि वो बाइट ना करे, और बाइट भी किया है, हमें हुआ है तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और वाटर टैंक जो है, और वाटर क्लीन रहना चाहिए, वाटर टैंक्स एंड टॉयलेट्स स्कूल वो भी क्लीन रहना चाहिए, हमें ये सब चेक करते रहना है। और जो वाटर एक्यूमुलेट किया है पॉट्स में, टायर्स, कैंस में, वो ड्रेन करना चाहिए उसे प्रॉपरली, और वाटर जो स्टोर किया है कंटेनर में उसे रेगुलरली क्लीन करना चाहिए हमें। ठीक है। और हमें हमेशा फ्रेश फूड और जो कवर्ड फूड है वही खाना है, बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना है, हैंकरचिफ लेना है, कफ कोल्ड हुआ है तो हैंकरचिफ लेना है, अपने माउथ को कवर करना है। गार्बेज और वाटर एक्यूमुलेट घर के आसपास अलाउ नहीं करने की, वो एक्यूमुलेट ना हो, गार्बेज हो गया, वाटर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर डू यू नो एक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन व्हेन वी हैव अ फीवर। फीवर मतलब होता है तो क्या होता है, फीवर होता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ पैथोजन आ जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, और हमारे बॉडी को पता चलता है, हमारा जो ब्रेन है वो हमारा न्यूक्लियस, और हम कह सकते हैं ब्रेन
सिग्नल देता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ, क्योंकि वो फाइट कर रहा होता है और वो सिग्नल देता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ बॉडी का। तो वो फाइट करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और अगर उसने प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। नाउ यूज योर ब्रेन पावर। एक क्वेश्चन है, what is the correlation between the normal body temperature of human which is 37 and the optimum temperature for the growth of microorganism 15 डिग्री to 35 डिग्री। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहे क्या रिलेशन है हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है और जो टेम्परेचर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए 15 to 35 डिग्री रहना चाहिए, इस बीच में रहना चाहिए। तो क्या रिलेशन है हमारे बॉडी के टेम्परेचर का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ग्रोथ करने के लिए टेम्परेचर चाहिए उसके बीच क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में करेगा, ठीक है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका क्या रिलेशन है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है और साथ में ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।